दिक्कत यह है कि हम तो इतिहास को बस इतना समझ लेते हैं कि इतिहास क्या है, तो बस याद कर लो पानीपत कब हुआ, देश आजाद कब हुआ, असहयोग कब हुआ, है ना, कब क्या हुआ, ये सब याद कर लो। इतिहास केवल फैक्ट याद करने का मैटर नहीं है, इतिहास आपको बेसिकली समझने का मैटर है ना। और इतिहास को अगर आप समझ करके पढ़ते हैं, है ना, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता है, बशर्ते कि आप उस लेवल से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, है ना, उस तरह से आप समझदारी डेवलप कर ले। तो सीधे यहां पर आने से पहले एक बार बस मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि इतिहास को आप किस रूप में देखते हैं, इतिहास है क्या। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो क्या कहेंगे? बीते हुए, ठीक है, तो बीता हुआ सब कुछ इतिहास है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि बीता हुआ अध्ययन को इतिहास कहते हैं? बीते हुए काल में जो परिवर्तन हुए, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने जो बोला वो गलत बोला, आपने गलत किसी ने नहीं बोला है, बोले आप सब लोग ठीक ही हैं, क्योंकि इतिहास को इसी प्रकार से देखा ही जाता है। हाँ, लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि आप लोग वही बोले हैं जो आपको स्कूल में सिखाया गया होगा, क्लास 6, 5, 6 में आप जब पढ़े होंगे, 7, 8 में, तो जो बताए होंगे मास्टर साहब वही आप बता रहे हैं। तो जब शरीर बढ़ गया, भोजन का स्तर बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो ज्ञान का स्तर वहीं पे कहा है भाई, वो भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो अब इतिहास है क्या? तो ये जरूर है कि अतीत में घटे घटनाओं का अध्ययन इतिहास करता है, लेकिन सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। ऐसे तो रोज कुछ ना कुछ घटना घट रहा है, तो सब इतिहास थोड़ी ना बन जाएगा। इतिहास अगर कोई घटना बनेगा या इतिहास के अंतर्गत किसी घटना का अध्ययन किया जाएगा, तो वो कम से कम समाज के 4 पक्षों को प्रभावित करेगा, कम से कम 4 पक्षों को। अगर कोई घटना अगर 4 पक्ष को प्रभावित करती है, तो वो मान के चलिए कि इतिहास है। जैसे कि अगर वो समाज को प्रभावित कर रही है, अगर वो राजनीति को प्रभावित कर रही है, अगर वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, अगर वो संस्कृति अथवा धर्म को प्रभावित कर रही है, ठीक है, ऐसा कोई भी घटना जो घटा, ठीक है, और उस घटना ने उस समय के समाज पर बड़ा प्रभाव डाला, पॉलिटिक्स पर बड़ा इंपैक्ट डाला, इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट डाला, कल्चर और रिलीजन पे बड़ा इंपैक्ट डाला, तो ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो सोसाइटी को लार्ज लेवल पर इंपैक्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। वही इतिहास है ना। नहीं तो सब कुछ इतिहास नहीं। हमारे आपके जीवन में, हमारे पड़ोस के जीवन में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो क्या उसको किसी किताब में लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है। क्या आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ेंगी? नहीं पढ़ेंगी। लेकिन हमारे ही आपके द्वारा अगर कोई अच्छा काम कर दिया गया, कोई बड़ा काम कर दिया गया, जिससे समाज को प्रभावित हुआ, जिससे समाज को फायदा हुआ या समाज को नुकसान ही हो गया, तो वो स्टडी किया जाएगा, वो आने वाली पीढ़ी को बताया जाएगा कि आपके किस अच्छे काम से चीजें अच्छी हुई और किस बुरे काम से राष्ट्र को नुकसान हुआ। और इतिहास को, जो कि मेरा ये अपना खुद का डिफिनेशन है जो मैंने अपने थीसिस में लिखा, और वो मैंने लिखा कि हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी नहीं, ये मेरा अपना ओरिजिनेट है, ये मैंने खुद लिखा और मैंने अपने यूनिवर्सिटी में लिखा कि इतिहास का सीधा सा मतलब है, इतना लंबा चौड़ा परिभाषा देने से बच्चे हैं कि एक ही शब्द कह दे कि इतिहास जीवन जीने की कला है। सब बात का एक बात। लेकिन अब जब आप ये बात कहेंगे कि इतिहास, हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग, तो मैटर ही क्लियर नहीं होगा। उसके लिए तो थोड़ा व्यापकता के साथ सोचना पड़ेगा ना कि इतिहास जीवन जीने की कला कैसे है। तो इतिहास जीवन जीने की कला इस प्रकार है क्योंकि इतिहास हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि अतीत में किए गए गलतियों को देखें,
या अतीत में किए गए अच्छे चीजों को देखें और उसका भविष्य में क्या परिणाम आया इसको देखें, और जब ये देख ले तब हम भविष्य के लिए रणनीति बनाएं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि पीछे क्या हमने क्या गलती की थी और उसका रिजल्ट आगे कितना बुरा आया, तो आप फिर गलती नहीं करिएगा। और अगर आपको यह पता चल जाएगा कि आपके द्वारा बहुत बड़ा गलत कुछ किया गया है, चीजें हुई हैं, और ये अगर आपको पता चल जाता है तो आप वैसी गलती लाइफ में फिर दोहराने की कोशिश कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। अगर आप पीछे देखिएगा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ था, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, तो आप प्रयास करिए कि वही काम करें। तो इतिहास पढ़ने पढ़ाने या बताने का सीधा सा पर्पस यही होता है कि आप अतीत में किए गई गलतियों और अतीत में किए गए अच्छे कामों दोनों को देखें और दोनों को रिजल्ट को देखें। दोनों का रिजल्ट देखने के बाद आपके अंदर में यह समझदारी विकसित होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी इतिहास का जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको इतिहास का पता नहीं होगा तो आप एक बेहतर इंसान ही नहीं बन सकते, क्योंकि आपको अपने सही गलत का कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आपको इतिहास पढ़ाया जाता है, और इतिहास में महान सफलताओं की कहानी है और महान असफलताओं की कहानी है। आपको अलग अलग कैरेक्टर दिखेंगे जो बहुत सक्सेसफुल रहे, और फिर अलग अलग कैरेक्टर दिखेंगे जो बहुत अनसक्सेसफुल रहे। तो आप वहां से क्या सीख सकते हैं कि जो सफल हुआ उसके सफल होने के क्या कारण थे, और जो असफल हुआ उसके असफल होने के क्या कारण थे। अगर आपको सफलता और असफलता दोनों का वैलिड रीजन पता चल गया तो आप भविष्य के लिए एक अच्छा रणनीति बना लेंगे। इसलिए इतिहास को कहते हैं हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। और जो किताबी परिभाषा है जो सामान्य तौर पे किताबों में आप पढ़ते हैं, वो लिखा देता है कि अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, क्रोनोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिकल। एक क्रोनोलॉजी में क्रम में होना चाहिए और साथ में व्यवस्थित होना चाहिए, उसको इतिहास की कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर यह इतिहास है, और इसमें यह समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को शामिल किया जाता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, आप सुनते होंगे कभी कभी डायलॉग्स मूवी में सुनते होंगे, या कोई कोई आदमी कहता है कि समय खुद को दोहराता है, समय लौट के वापस आता है ना। हिस्ट्री इज रिवॉल्विंग, घूम रहा है। एक टाइम जो गया है वो टाइम फिर आएगा, है ना। तो कहता है ना कि आज तुम हमको ऐसे कर रहे हो ना, टाइम दोहराएगा, और उस दिन फिर हम जब लौटेंगे तो फिर सोच लेना कि क्या होगा तुम्हारा। कहते हैं ना, ये सब डायलॉग देते हैं ना, ये होता है इतिहास में, और ये इतिहास का रूल है। बिकॉज हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि निरंतरता और परिवर्तनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड चेंजेबिलिटी इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है। इतिहास अपने में कुछ मामले में खुद को बदल लेता है और कुछ मामले में खुद को कंटिन्यू रखता है ना। तो ये बदलते भी रहता है और अपने आप को निरंतरता के साथ बनाए भी रखता है। ये सारा चीज जो है वो इतिहास का एक सबसे बड़ा फीचर है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इस पे बात करते हैं कि क्या है और किस प्रकार से है इतिहास, हिस्ट्री। लिखेंगे कि अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, तो अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, क्रोनोलॉजिकल एंड
सिस्टमेटिकल, ठीक है। क्रोनोलॉजी और सिस्टमेटिक का बड़ा महत्व है इतिहास में। तिथि है ना, डेट, ठीक है, कि डेट मिलना चाहिए और घटनाओं का एक क्रम होना चाहिए, तीतर बितर नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। अब ये बंटवारा क्यों है? अब आप देखेंगे कि जो बंटवारा है, 3 बंटवारा, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये बंटवारा बेसिकली क्यों किया गया है? ठीक है, ये समय बदल रहा है, इसलिए से हम लोग कैसे हैं, बचपना, युवावस्था और बुढ़ापा, है ना। आम आदमी होता है, पहले बचपना आता है, फिर हम युवा होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो हर समय का बचपना आप देख रहे हैं, कभी कभी आदमी को जो युवा होता है उसको भी कहते हैं कि बच्चा जैसा व्यवहार कर रहा है, और कभी बूढ़ा लोग को कह देता है कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है, ठीक रहता है कि बूढ़ा आदमी सब जब हो जाता है ना तो वो सब एकदम ऐसा वैसा बिहेव करेगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे। तो क्या होता है, हर समय की अपनी अपनी विशेषता है, तो उस विशेषता के आधार पर उस समय को बताया गया है। प्राचीन काल है तो प्राचीन काल का अपना एक अलग विशेषता है, मध्यकाल का अपना एक अलग विशेषता है, और आधुनिक काल का अपना एक अलग विशेषता है ना। समय अलग अलग है और अलग अलग विशेषता से समय जो है सो बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर किसी भी प्रकार से कोई चीज जो है सो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यह समय के हिसाब से इसको बांटा गया है, ठीक है। और मैं प्राचीन मध्य पे बहुत ज्यादा फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको आधुनिक काल पढ़ना है अभी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट है और ध्यान यही रखना है कि फिलहाल तो आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि जानकार बन जाए, इसलिए पढ़ना है कि एग्जाम निकल जाए, है ना। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो आप देखेंगे तो यहां पर जो भी चीजें शुरू होती हैं वो विदेशी आक्रमण से शुरू होता है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन से शुरू होता है। तो आपने लिखा कि अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो यह जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, ये किस प्रकार से है कि हर घटना का एक सही प्रॉपर टाइम हो और टाइम के साथ उसकी कनेक्टिविटी हो, है ना, ताकि लोगों को समझने में असुविधा ना हो, स्टडी करने में किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, ठीक है। इसके लिए इसको इस तरह से यहां पर बनाया गया है। अब आप देखेंगे कि हमने कहा कि इतिहास का एक गुण है निरंतरता और परिवर्तनीयता। इसको लिख लेंगे कि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है निरंतरता और परिवर्तनीयता। निरंतरता और परिवर्तनीयता, ठीक है। निरंतरता और परिवर्तनीयता, ठीक है। अब ये क्या होता है, निरंतरता और परिवर्तनीयता। अब निरंतरता, परिवर्तनीयता मतलब क्या है, लगातार। निरंतरता मतलब लगातार और परिवर्तनीयता मतलब बदलाव। अब आप देखेंगे कि कुछ मामलों में इतिहास खुद को लगातार मेंटेन रखता है और कुछ मामले में खुद को बदल लेता है, बदलाव करता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर जो बदलाव होता है या जो यहां पर निरंतरता चलती है, जो लगातार चीजें होते रहती हैं,
तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं तो आप देखेंगे कहीं पर भी आप एग्जाम्पल इसका खोज सकते हैं कि हिस्ट्री में आप देखेंगे अगर सबसे पहली जो सभ्यता मानी जाती है वो मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत के इतिहास की पहली शहरी सभ्यता, भारत के इतिहास में पहली बार शहरों का विकास हुआ तो शहरी वो हुआ इंडस वैली में, जिसका टाइमिंग है 2500 बीसी से 1750 बीसी, जो कार्बन 14 के द्वारा निकाला गया है। यह सबसे वैलिड डेट है, बाकी तो अन्य डेट इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है इसी डेट को 2500 से 1750 बीसी को। यह इंडस वैली का है। इसके बाद का एक फेज आता है, इसको कहते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल का फेज है 1500 बीसी से 600 बीसी, है ना, जो वैदिक काल है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस दोनों को अगर हम तुलना करें तो आप देखेंगे कि यहां पर तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि शहरी सभ्यता है, यह शहरी सभ्यता है, लेकिन वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता है। यह आपको ग्रामीण दिखेगा, यह रूरल सिविलाइजेशन है, और यह आपको शहरी दिखेगा, अर्बन सिविलाइजेशन है। मतलब कि खुद को बदल दिया, बदला ना, यहां पर शहर का विकास हुआ था और यहां पर गांव का, यह गांव ग्रामीण सभ्यता थी और ये शहरी सभ्यता था। कंटिन्यूटी का मैटर देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो समाज था वो माना जाता है कि मातृ प्रधान था, मैट्रियोर की सोसाइटी थी, मातृसत्तात्मक, महिलाओं को ज्यादा अधिकार था, है ना, पुरुषों की तुलना में। हालांकि इसका लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो मुहरें मिली है, जो साक्ष्य मिले हैं, उससे यही अनुमान लगाया जाता है कि इंडस वैली में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा महत्व प्राप्त था। जैसे आज का समझ है ना पुरुष सत्तात्मक, पैट्रियोर्की, वैसे उस समय का समाज था मैट्रियोर्की, मातृसत्तात्मक। तो यहां पर महिलाएं प्रधान थी, महिलाओं के पास तमाम शक्तियां थी। और आप जब वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक काल दो भाग में बंटता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में भी आप देखेंगे तो यहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतरीन थी, पुरुषों के बराबर का अधिकार उनको मिला हुआ था। और आप पढ़ने का, लिखने का, बाहर जाने का, पर्दा प्रथा नहीं था, नियोग प्रथा था, है ना, वो अपने चॉइस से कुछ भी कर सकती थी, सब कुछ था। तो ये, और यहां पर आपको बहुत सारी विदुषियां दिखेंगी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, बिस्वारा, ये सब उत्तर वैदिक काल की महान विदुषियां हैं, है ना, ये सब क्या है, महान विद्वान है उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, और इन सभी महान विदुषियों का ये जो है यहां पे आप देखेंगे तो यहां भी महिलाओं की स्थिति अच्छी और यहां भी महिलाओं की स्थिति अच्छी। तो कुछ मैटर में क्या कर दिया, खुद को कंटिन्यू कर दिया, कुछ मामले में खुद को कंटिन्यू रखा और कुछ मामले में खुद को बदल दिया। इसी फेज को आप देखेंगे वैदिक काल को, तो ये जो दो भाग में बटा है कि 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है, और फिर 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल है, ये ऋग वैदिक काल है। यहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी और महिलाओं की स्थिति यहां पर बहुत खराब। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में खराब होने लग गई। आज आप समाज में चाहे जितनी भी बुराइयां देख लेते हैं, जितनी भी कुरीतियां देखिएगा, सब कुरीति और सब बुराई का जड़ उत्तर वैदिक काल में है। वो चाहे जाति व्यवस्था हो, वो चाहे बलि हो, वो चाहे कर्मकांड हो, वो चाहे अंधविश्वास हो, इन सभी चीज का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ, है ना। और इसके पीछे का रीजन क्या था, वाई आर यू टॉकिंग ईच अदर, नाउ आई एम हियर स्पीकिंग। इन्हें फोकस करोगे तो बुझाएगा ना जी, उन्हें कान में बतियाना ना बाद में क्लासवा के बाद, थॉट्स न दे रहे हैं, है? ना दिमाग में घुसतो तो कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम उधर बतिया रहे हो, उधर देखते हो, कान में कान मिला लेते हैं, है ना। ओ वहां आपके पीछे जो दो लोग बैठे हैं, आप ही दोनों को पूछे मत दो, तुम्ही को बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते उसको पता होता है किसको बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो समझिए मैटर को, समझिए, दिमाग में बात को जाने दीजिए, दूसरा मैटर सब बाद में करिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सारा बुराई जब से है वो इस फेज में आया। ठीक है, यहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, यहां महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। महिलाओं की स्थिति खराब होने के पीछे का रीजन क्या था, बिल्कुल
900 बीसी, 900 बीसी यूपी, यूपी में एक जगह है अतिरंजी खेड़ा, अतिरंजी खेड़ा में आयरन मिला। उससे पहले आयरन की जानकारी किसी को नहीं थी, लोहा को किसी को जानकारी नहीं था। खेती पहले भी होती थी, खेती इसके बाद भी हुआ, लेकिन लोहा के मिल जाने के वजह से, लोहा के मिल जाने के वजह से क्या हुआ, तो हाँ, ये लोहा के मिल जाने से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में युगांतकारी बदलाव आया, रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ। और एग्रीकल्चर में जब बदलाव हुआ तो हुआ कि भाई अब चूंकि प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तो हुआ कि काम का बंटवारा किया जाए, सेपरेशन ऑफ वर्क किया जाए। तो तय यह हुआ कि पुरुष घर के बाहर का काम देखेगा और महिलाएं जो है वो घर के अंदर का काम देखेंगी, है ना। तो ये एक प्रकार से मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप बाहर का काम देखो, हम अंदर का काम देखेंगे। अब से घर में बहन का शादी हो या भाई का शादी हो, 2-3 भाई हैं तो काम बट जाता है ना, कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वैसे काम बट गया। तो ये तो परिस्थितियों के वजह से काम बटा था, लेकिन बाद के शासकों ने इसी को नियति बना दिया, इसी को रूल बना दिया और ये कह दिया कि पुरुष ताकतवर है, पुरुष केवल बाहर का काम करेगा, अब महिलाएं किसी काम की नहीं है, ये केवल घर की काम करेंगी। ये शासकों ने इसको स्थापित कर दिया, इस परंपरा को, जबकि ये परंपरा एक्चुअल में नहीं थी। और वहीं से महिलाओं की स्थिति में लगातार पतन हुआ कंसिस्टेंसी के साथ, और महिलाओं को एकमात्र उपभोग की वस्तु मान लिया गया, कंज्यूमिंग गुड्स मान लिया गया, कि हम केवल इनका कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। राइट्स के बारे में बात नहीं हो रही थी। और ये इसका जड़ था ये उत्तर वैदिक काल। यहां पर आप देखेंगे कि ऐसे में तो हर समाज में कुछ तो महिलाएं होती हैं जो लड़ झगड़ के अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। तो यहां पे भी कुछ महिलाएं थीं जो लड़ी और लड़ करके पढ़ी, जिसमें गार्गी थी, मैत्रेयनी थी, है ना। मैत्रेयनी ने एक संहिता लिखा, मैत्रेयनी संहिता, और मैत्रेयनी संहिता में उन्होंने लिखा कि महिलाओं की तुलना सूरा और पासा से किया गया है। महिलाओं का तुलना किससे किया गया है? सूरा और पासा। हां, कि सूरा और पासा, ठीक है। तो सूरा मतलब हो गया शराब और पासा मतलब हो गया जुआ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसे तुलना किएगा। अब मतलब ये दोनों चीज क्या है? दोनों व्यसन है। व्यसन मतलब कि नशा, ठीक है। तो इसको क्या अच्छा माना जाता है कि बुरा माना जाता है? मतलब महिलाओं को क्या माना गया? बुरा माना गया। तो इस प्रकार से समाज में पतनशीलता आई, और इसके वजह से आप फिर आगे देखेंगे कि हर राजतंत्र में, राज्यों के अंदर में क्या हुआ, लगातार इनका जो पोजीशन है वो डिक्लाइन हुआ। और इस पोजीशन के डिक्लाइन होते होते एक नया सिस्टम डेवलप हो गया, सती प्रथा। इसका सबसे पहले साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन में मिला, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ, तो यहां मिला। अब सोचिए कि भाई पति अगर किसी कारणवश न रहे तो पत्नी को भी पति के साथ जलना है। आप सोचिए कि हमारे हाथ में अगर एक लौ लग जाए अगर आग का हम लोग को, तो कितना हालत खराब होता है जी। कितनी बुरी व्यवस्था थी कि अगर पति महोदय नहीं रहे तो पत्नी को जा करके जीवित अग्नि में बैठना है, आज जलना है। ये सिस्टम था। इसके ठीक उलट देखिए, वही अगर किसी कारण से बेचारी पत्नी नहीं रही तो पति के लिए ऑफर था, पति के लिए ऑफर, अच्छा कोई बात नहीं, फिर माता पिता जिसमें कोई बात नहीं, जीवन लंबा है, अकेले कितना दिन तक रहोगे, है ना, एगो शादी कर लो, अपने प्रपोजल लेके आएंगे। और उधर लड़की का, महिला का क्या है कि नहीं, यही भेदभाव, यही था डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत यहां से हुई थी और ये लगातार खराब होती चली गई। और इसका सबसे खराब और सबसे घृणित रूप निकल के आया मध्यकाल में, मुगलों के काल में। जब मुगलों ने तो एक कंसेप्ट ही डेवलप कर दिया, ये पगला सब मुगलवा सब डेवलप कर दिया हरम का कंसेप्ट। ये सब हरम चलाता था। हरम में एक मुगल बादशाह 50 को 200 शादी कर रहा है, सब पत्नी वहीं पर रह रही है, और वहां पर खाली बादशाह जाएगा।
है ना, हरम के अंदर में, और उसके साथ महिलाएं वहां से बाहर नहीं जा सकती हैं। अब पुरुष खाली उसमें जाएगा, पुरुष के नाम पे एक ही आदमी जाएगा, उसका नाम है मुगल बादशाह, और कोई नहीं जाएगा। हाँ, वही था। तो कहने का मतलब है कि अब यहां पर जो है लगातार महिलाओं की स्थिति का पतन हुआ। राइट्स का कोई मतलब ही नहीं था, वैल्यूज ही नहीं था कोई राइट्स का। मतलब इस मामले में यहां से लेकर के लगातार कंटिन्यू किया, और इसीलिए आप देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में महिलाओं की भूमिका कम थी। कम इसलिए था कि आपने उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। आप आगे बढ़ने का मौका देते तब ना पार्टिसिपेशन बड़े स्तर पे होता, बराबरी के स्तर पे होता। तो मौका ही नहीं मिला बराबरी के स्तर पर। इसीलिए देश जब स्वतंत्र हुआ, देश का संविधान बना, तो कहा गया कि महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं की स्थिति पहले से खराब रही है ना। तो ये सब इतिहास में हुआ था, उसका रिजल्ट था कि प्रेजेंट में ये सब चीज उनको ग्रांट करने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये बदल गया, महिलाओं की स्थिति में तो चेंज हो गया। लेकिन आप देखें कि यहां पर जो कृषि शुरू हुई थी, एग्रीकल्चर, अब वो यहां पे आकर के काफी बृहद हो गया, काफी बड़ा हो गया, बड़े स्तर पे फैल गया। तो आप समझिए कि ये किस तरीके से चीजें जो है सो यहां पर डेवलप हो रही थी। समझ रहे? तो ये यहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और महत्वपूर्ण था। क्या जाति व्यवस्था? देखिए यहां पर क्या था, यहां पर वर्ण व्यवस्था था, जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और ये योग्यता के आधार पर था कि जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, दूसरों को ज्ञान देगा, वो ब्राह्मण है। जिसके पास अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान होगा, दूसरे की रक्षा करेगा, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार और वाणिज्य का काम करेगा, वो वैश्य है। आज जिसके पास इन तीनों में से कोई क्वालिटी नहीं है, जो कुछ भी करने के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो शूद्र है। तो इसका जन्म से कोई संबंध नहीं था, इसका कर्म से संबंध था। मतलब एक ही परिवार के अंदर में अपने च्वाइस से कोई आदमी ब्राह्मण हो सकता था, कोई आदमी क्षत्रिय हो सकता था, कोई आदमी वैश्य हो सकता था। घर का निकम्मा 12 बजे तक नींद नहीं खुल रहा है, 3 बजे खाना खा रहा है, फिर 6 बजे सुत जा रहा है, कोई काम करने के लायक नहीं है, वो शूद्र होता था। तो ये तो अपने योग्यता के हिसाब से था, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्म से ज्यादा महत्व जन्म को दिया गया। अब क्या हुआ कि पहले से कोई ब्राह्मण है यानी योग्य है, और उसके सुपुत्र हुए और नालायक निकल गए, लेकिन फिर भी उनको बाबा कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि वो बाबा जी के पुत्र हैं। मतलब कर्म खत्म हो गया, जन्म महत्वपूर्ण हो गया कि उस घर में जन्म हुआ है, इसलिए आपको सम्मान मिलना चाहिए। ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। उससे पहले व्यवस्था था कि कर्म महत्वपूर्ण है, जन्म नहीं। यहां से उत्तर वैदिक काल से जन्म महत्वपूर्ण हो गया। अब योग्यता नहीं मैटर करता था। अब आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, आप करिए चाहे जो भी, आप उसी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़िएगा, जो कि ठीक बात नहीं है। जाति व्यवस्था ठीक नहीं है, वर्ण व्यवस्था एकदम ठीक है। वर्ण व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ण व्यवस्था होना चाहिए ताकि हर आदमी अपनी योग्यता से अपनी आइडेंटिटी बदल सके। पढ़ लिख करके अच्छा पोजीशन प्राप्त करके, नॉलेज ले करके वो अपना पोजीशन चेंज कर ले। आज जो किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, उसको किस बात का सम्मान भाई? वो चाहे किसी भी कुल का हो, चाहे वो ब्राह्मण के घर में हो, चाहे वो क्षत्रिय के घर में हो, चाहे वो वैश्य के घर में हो, चाहे वो किसी के भी घर में हो। शूद्र लोग अपने कर्म से बनता है, जन्म से नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है और यही ऐतिहासिक बात है। लेकिन यहां पर चीजें बदली और चीजों को थोप दिया गया, तो समाज की सारी जो गलत चीजें हैं वो यहीं पे आकर के जन्म ली। ठीक है, तो आप देखें कि हर चीज जो है, और अब देखिए आप ये भी समझिए कि अब जो महिला सशक्तिकरण का जो दौर चल रहा है, ये भी तो यही दर्शा रहा है निरंतरता और परिवर्तनीयता। एक टाइम पे आपने सताया है, एक टाइम पे आपने उनको डिस्टर्ब किया है, तो आज उनको सुविधाएं मिल रही हैं, सर्विसेज मिल रहा है। तो सर्विसेज और सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि उनका समाज में पहले स्थिति कमजोर था, तो बराबरी पर लाने के लिए किया जा रहा है। तो जो जिस स्थिति से गुजरेगा उसमें निरंतरता और परिवर्तनीयता हमेशा बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय और कहीं कोई समस्या
नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो निरंतरता और परिवर्तनीयता को समझ रहे हैं? क्लियर है? एक लाइन और लिखेंगे कि जो घटना समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जो घटना समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति अथवा धर्म के लिए, संस्कृति अथवा धर्म के लिए लाया गया, या संस्कृति अथवा धर्म को प्रभावित करता है, इसे लिखें, धर्म को प्रभावित करता है, वो इतिहास के केंद्र में होता है। प्रभावित करता है वो इतिहास के केंद्र में होता है। मतलब कोई भी घटना घट रही है और वो इन चीजों को इंपैक्ट करेगी, तो वो क्या है? इतिहास के केंद्र में, हिस्ट्री के सेंटर में है और उसी को स्टडी किया जाएगा। क्लियर है? अब जैसा कि हमने आपको कहा कि जो इतिहास है इसको हमने क्या किया है, तो 3 भागों में क्या है, बांटा हुआ है ना। जैसे सबसे पहले है प्राचीन, एंशिएंट, फिर है मध्यकालीन और फिर है आधुनिक, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो बंटवारा है वो कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया है। टाइमिंग क्या है, किस प्रकार से है? एंशिएंट में कब से कब तक आप स्टडी करते हैं, मेडाइवल में कब से कब तक, और मॉडर्न में कब से कब तक। तो आप देखेंगे कि सामान्य तौर पे हम लोग भारत के संबंध में बात कर रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास का मतलब है कि ये राइज ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के उदय से लेकर 1206 तक, ठीक है, सभ्यता के उदय से लेकर के 1206 तक। मध्यकाल मुख्य तौर पे आप देखेंगे 1206 से लेकर के 1757 तक, और आधुनिक काल आप मुख्य तौर पे देखेंगे 1757 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। हालांकि अगर मैं कहूं आपको कि इतिहास तो कल तक का भी चीज है, तो आप इसको आजादी के पहले और आजादी के बाद भी बांट के देख सकते हैं, लेकिन आजादी के बाद का जो इतिहास है ना, उसको प्रॉपर आपको इतिहास में नहीं पढ़ना है। अब जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से इतिहास ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि देश के आजादी के बाद का वो इतिहास ही तो है कि संविधान कैसे बना, संविधान में क्या क्या चीजें हैं। अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना कैसे आई, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो देश का इतिहास ही तो है। तो आजादी के बाद जो आप अलग अलग विषय पढ़ते हैं वो उस विषय को, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश का इतिहास ही है कि देश आजादी के बाद किस किस फेज में गुजरा। तो मुख्य तौर पे इतिहास की कैटेगरी में आपको 57 से 47 तक यहां पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे एक दो चीज और आप समझिए कि एंशिएंट हिस्ट्री को जो है वो मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि 2 भाग में एक बांटा गया है, उसको थोड़ा समझना होगा। यहां पे आप देखेंगे, पहले समझ ना भाई, वो जो बतवा कर लो वो बतवा से आगे के बात कर लो, ठीक ना। पहले यहां समझ, प्राचीन इतिहास जो है इसमें आप कभी कभी सुनते होंगे कि कहा जाता है कि उत्तर प्राचीन काल, है ना, लेटर एंशिएंट एज, और कभी कभी कहता है अर्ली मेडाइवल एज, पूर्व मध्य काल। तो जो ये 1206 आप लिखे हैं ना, ये 1206 में एक टाइम है 647 एडी से लेकर के 1206 एडी तक। एडी बीसी तो सब लोग समझते हैं ना जी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, अब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसवी सन और ईसा पूर्व। ईसवी सन कहीं पर भी लिखा हुआ है अगर, है ना, अगर मान लीजिए एडी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एडी, तो एडी हमेशा प्लस में होता है, आगे बढ़ेगा, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा।
और अगर कहीं पर लिखा हुआ है ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, तो ये माइनस में जाएगा, है ना, 10, 9, 4, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो जो पीछे की तरफ जाए वो बीसी, आज जो आगे की तरफ जाए वो एडी। जैसे कि ये 0 हो गया, तो 0 हो गया ईसा का जन्म, और इधर माइनस हो गया बीसी, इधर प्लस हो गया एडी। क्लियर है? जो आगे की तरफ जाएगा वो एडी है, जो पीछे की तरफ जाएगा वो, तो ये देखिए आगे जा रहा ना, 47 से 1206 आगे गया, यही लिख देते 1206 से 647, तो बीसी हो जाता। ठीक है, तो 647 से 1206 एडी, ये है तो प्राचीन काल ही ना। लेकिन प्राचीन काल में ये जो फेज है इसको कहते हैं संक्रमण का काल। क्या कहते हैं? संक्रमण काल। संक्रमण समझते हैं ना, ट्रांसमिशन। कोरोना में जो संक्रमण होता था, एगो छीका 10 गो बीमार हो गया, क्योंकि संक्रमित कर दिया। तो संक्रमण का काल का क्या मतलब है? संक्रमण का काल क्या है कि 647 एक ऐसा टाइम है जब हर्षवर्धन मरा था। हर्षवर्धन मरा था 647 में। तो हर्षवर्धन मरा था, तो हर्षवर्धन के मरने के बाद से जो समय शुरू हुआ उसको कहते हैं इतिहास में उत्तर प्राचीन काल। उत्तर प्राचीन काल कहने का मतलब हुआ कि अब प्राचीन काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई चीज अचानक से खत्म नहीं होता है। अब किसी का मान लीजिए कि अब हाल फिलहाल में अभी एगो वीक चल रहा है जी, आज हम पेपर में पढ़े है? नहीं पढ़े आप लोग? कल ही था, कल से शुरू हुआ है अभी है? कल से शुरू हुआ, हाँ, वैलेंटाइन वीक, हाँ जी, 14 को है। तो सरस्वती पूजा है, हाँ, इस बार अच्छा है कि सरस्वती पूजा पड़ गया उस दिन, है ना। हाँ, पुलवामा ब्लैक डे, है ना। तो इसके अलावे तो ये जो वीक्स जो चल रहा है अभी, है ना, पेपर ऊपर में आप लोग देखते होंगे, है ना, कि पेपरों में सब छाप देते हैं इसको धर के पगल। ये सबको पेपर में छापने का जरूरत है ना, फिर भी इसको रख देता है। तो ये सब, हालांकि हम लोग के यहाँ लोग अब आजकल की जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तो इसको सेलिब्रेट करती है ना, लेकिन इसको करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ ये सब का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का कोई मतलब है जी? ये सब यूरोप का मतलब है। इसका क्या मतलब है? वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है? कि प्रत्येक साल बताना है कि देखो हम तुम्हारे लिए, तू हमरा लिए हो। कैसे कि पता नहीं ना कि अगला साल फिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हो सकता है अगला साल स्किप कर जाए। हमारी भारत की संस्कृति तो यार, एक बार बध गए तो 7 जन्मों के लिए बध गए। ये तो हमारा कल्चर है। तो हमारा कल्चर जहां एक बार में 7 जन्म के लिए बधते हैं, यहां पर वैलेंटाइन मनाने का जरूरत नहीं है। आज जो वैलेंटाइन मनाएगा उसका देख लीजिएगा, एक ही जन्म में उसका 7 जन्म हो जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाया ना लाइफ को, भारत के कल्चर को। तो दिक्कत तो होगी, उसको प्रॉब्लम होगा। तो कल्चर जो हमारा है उस कल्चर में सब चीज का कोई महत्व तो नहीं है ना। अब कल से शुरू हुआ था, कल पहले दिन था, रोज डे था, तो पूरा पटना में रोज का बिक्री हुआ है। उसका भी डाटा आया है कि भाई पूरा गुलाब बिका है ना। अब सोचिए ये सब खरीदा होगा सब बकलोल से, तो ना ये बिका होगा जी, है? अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था, ये जो तुम्हारा अर्थव्यवस्था जो 5 रुपये वाला बढ़ रहा है ना, ये कितना बेरोजगारी तेरे नहीं समझ में आ रहा है। वो लेके गया होगा जहां, वहां कुछ टाइम स्पेंड किया होगा, है? उससे कोई अर्थव्यवस्था नहीं इंक्रीज हो रहा है। आपको ऐसा करना चाहिए से कि पूरे मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समग्र विकास हो, है ना। 5 रुपया का फायदा में 25 रुपया का घाटा नहीं, है ना। तो अब गया अपना टाइम में स्पेंड किया होगा ना जी, चीजों को तो ये किया होगा, डिस्टर्ब किया होगा, और तो वो सब वहां पे। यही सब चीज से आज ये भी बढ़ रहा है ना, फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे। आजकल लोग अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है, फादर्स डे, पिताजी के साथ फोटो लगाएगा। इतिहास पढ़ में नहीं किया है। इतिहास पढ़ ले तो ये सब काम करेगा ही नहीं। ये सब यूरोप का मैटर है ना जी, वहां वो सबको पता नहीं कि हमारे पिताजी कौन है। तो वो सब पूछता है, फादर्स डे के दिन मम्मी से पूछेगा, मम्मी पापा कहाँ है? तो मम्मी बोलेगी कि देखो, अभी जो ये है ना, ये तुम्हारे पापा नहीं है।
कि जिस वर्ष तुम्हारा जन्म हुआ था उस वर्ष तुम्हारे जो पापा थे वो मार्ले थे, और वो अभी सैन फ्रांसिस्को में है। अब वो जाएगा वहां फूल लेकर के, बोला पापा हैप्पी फादर्स डे। बोले कि माँ भेजी है ना। तो बोले अच्छा ठीक है, तो नई माँ से भेंट कर लो। नई माँ से वहां भेंट करा देगा। फिर मदर्स डे आएगा। तो अब कभी कभी होता है ना कि भाई अब जब बच्चों का ही होता है, तो यूरोप में क्या होता है कि कोर्ट के माध्यम से बच्चों का ट्रस्टी जाता है। तो कभी पिता के पास चल गया, तो पिता से पूछा है कि भाई माँ हमर कहाँ है। तो बोले नहीं, यहाँ जो अभी है ना वो माँ नहीं है, तो माँ अब दूसरा किसी से शादी कर ली है, वो दूसरा कहीं जगह पे है। तो फिर वहां जाके माँ को कहेगा हैप्पी मदर्स डे। वो लोग क्या करना है जी, वो लोग का ये कंसेप्ट है, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करता है। हमारे यहां हम सबको पता है, हमारी पूरी कल्चर को पता है कि हमारा माँ कौन है, हमारे पिता कौन है, और कभी अलग नहीं होंगे, है ना। इसलिए हमें ये सब मनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग रोज माता पिता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हमारे कल्चर में सिखाया गया कि रोज सुबह उठ करके माता पिता का प्रणाम करो अगर है तुम्हारे आसपास में, तो है ना। तो वो हमारे कल्चर में सिखाया गया है। लेकिन हम आधुनिकता के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन को इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि अपनी विशेषता को छोड़ रहे हैं और दूसरा के विशेषता को ग्रहण कर रहे हैं। और इसी सब चीज को कहते हैं संक्रमण, कि आपकी अपनी समय और बाहर का समय का मैच हो जाए। यहां पे क्या होता है, एंशिएंट टाइम बीत रहा था, अब मेडाइवल टाइम आ रहा था, तो दोनों का क्या हो गया, संक्रमण हो गया। इसीलिए इस फेज को दो नाम से जाना जाता है। और कभी कभी सब नामों से क्वेश्चन बना देता है ना, बहुत दिमाग खराब हो जाता है कि क्या पूछ रहा है, केवल फैक्ट नहीं पूछता है, इस तरह के सिचुएशन से क्वेश्चन बना देता है। तो संक्रमण काल आप देखेंगे तो संक्रमण काल में आपको एक हो जाएगा उत्तर प्राचीन काल, है ना, लेटर एंशिएंट एज, यानी कि उत्तर प्राचीन काल का मतलब है कि प्राचीन काल खत्म हो रहा है, या फिर कह देगा पूर्व मध्यकाल, है ना, अर्ली मिडाइवल एज। पूर्व मध्यकाल का मतलब हुआ कि मध्यकाल आ रहा है, यानी कि दोनों नाम एक ही टाइम का है। कहीं पर इसको लेटर एंशिएंट कहते हैं, कहीं पे इसको अर्ली मिडाइवल कहते हैं। वो इसका विभाजन होता है तब होता है वहां पर, ठीक है, जब एंशिएंट को विभाजित किया जाता है तब होता है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। वो इसका जब विभाजन करेंगे एकदम एंशिएंट में जाकर के, इसको जब हम क्लैरिफाई करेंगे एंशिएंट को, तो यहां पर इसको आपको तीन फेज दिखेगा एंशिएंट का, जिसको सबसे पहले कहते हैं प्रागैतिहासिक, है ना। तो प्रागैतिहासिक जो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बाद फिर आता है, आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर यहां आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो तीनों में अंतर क्या है बेसिक, प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण होता है पाषाण काल, पत्थर का युग, जिस युग में मानव केवल पत्थर पे डिपेंडेंट था, वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि इसके जानकारी के लिए हम केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है। पुरातात्विक मतलब होता है उस समय का सिक्का अगर लोग यूज करते, उस समय का बर्तन, उस समय का औजार जो लोग यूज करता था, उस औजार को देख करके पता कर पाए कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि अचानक से भूकंप आ जाए, मान लीजिए, डरना नहीं, भूकंप आ जाए यहाँ पर 7.9 की डेंसिटी से, और एपी सेंटर यहीं बन जाए। एपी सेंटर बनने का मतलब समझते हैं ना, यहाँ पता नहीं चलेगा कि हम लोग हैं, तो मैटर खत्म हो जाएगा। अब मैटर जब खत्म, सभ्यता खत्म, अब उसके बाद नई सभ्यता आएगी, तो वहां सब पढ़ेगा लिखेगा, तो आएगा देखने के यहाँ क्या हुआ था भाई सब, तो आएगा उत्खनन होगा, खुदाई होगा यहाँ का, तब मिलेगा ये स्मार्ट बोर्ड, तो बोलेगा पगला ही कहा होता था भैया, फिर मिल जाएगा ये पेन कॉपी, तो अनुमान लगाएगा कि हो सकता था कि काल में कहीं यहाँ पर शिक्षा का कार्य होता होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज सब मिल रहा है। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल लोग ऐसे ही ये करता है, तो पता लगाता है। तो यहां पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है, तो जिस इतिहास के काल में लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो उसको है पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं कि लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता, कि हड़प्पा के बारे में जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे है ना, वहां पर कुछ पढ़ नहीं पाए हैं। उसकी जो लिपि है उसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक, है ना, भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि है। तो भाव चित्रात्मक को आज तक कभी कोई पढ़ ही नहीं पाया है। तो इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साधन है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो जानकारी के लिए हम पूरी तरह से निर्भर है किस पर,
पुरातात्विक साक्ष्य पर ही, तो वह है आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा। और इतिहास का ऐसा काल जहां पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों है, यानी कि हम पढ़ सकते हैं, आज जो पुरातात्विक उसको देख सकते हैं, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो इसका उदाहरण हड़प्पा है। इसका उदाहरण शुरू होता है अशोक के समय से, क्योंकि अशोक के समय से प्रॉपर टाइम और प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम पढ़ पाते हैं, उसको कनेक्ट कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये यहां पे इसका विभाजन है। मध्यकाल में बात सब समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? अब देखिए, अभी बस आपको एंट्री कर रहे हैं इसलिए ये सब बैकग्राउंड बता रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड समझ लीजिएगा तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मॉडर्न हिस्ट्री बिना बैकग्राउंड के अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मजबूत घर बनाना है तो न्यू थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना? नहीं तो न्यू अगर कमजोर हो गया तो घर ऊपर से कितना बढ़िया हो, एक जोड़ का झटका लगेगा धीरे से, बस मैटर खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि न्यू ही कमजोर है। ये आपको बेसिकली ताकि आगे जब आप कुछ बताएंगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाइएगा, इसलिए मैं बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस सब चीज का। मध्यकाल आप देखेंगे 1206 से 1757। इसमें मुख्य तौर पे आप दो चीजों को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत, ये आपको पढ़ना होता है इसके अंदर में, जो 1206 से 1526 तक, जिसमें गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, है ना, ये 5 वंश को आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत को। और उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं मुगल वंश, है ना? तो मुगल वंश आप पढ़ते हैं 1526 से, आइए आप देखेंगे कि 1757, हालांकि 1857 तक भी मुगल बादशाह था नाम मात्र का, बहादुर शाह द्वितीय जफर, लेकिन मजबूत मुगल शासक जो थे ना वो 1526 से 1707 तक ही था, है ना? क्योंकि औरंगजेब मर गया, उसके बाद सब के सब निकम्मा और कमजोर था। ठीक है, तो मजबूत शासक सब वहीं तक था, और उसी के वजह से आगे भारत गुलाम भी हुआ था। खैर, तो ये आपको मतलब ये फेज है मध्यकाल का। ठीक है, इसके बाद यहां से आता है आपका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो देखेंगे आप कि प्लासी का युद्ध तो वो बेंचमार्क है जहां से मैटर सब शुरू हो जाता है आधुनिक काल का, लेकिन आधुनिक काल की पृष्ठभूमि बनने लगती है औरंगजेब के मरने से, है ना? जब 1707 में औरंगजेब मरता है। ठीक है, और औरंगजेब के मरने के बाद ये चीजें जो है सो शुरू होती हैं। ये जो आधुनिक काल जो है 1757 से 1947, इसको देखेंगे तो इसमें आपको दो फेज है। एक फेज है कंपनी शासन का काल, है ना, जब कंपनी ने शासन किया। ठीक है, कंपनी शासन काल, कंपनी ने कब से कब तक शासन किया? 1757 से 1857, 100 साल कंपनी ने शासन किया। 1857 की क्रांति हुई और कंपनी को शासन से बाहर निकाल दिया गया और शासन चला गया महारानी के हाथ में, है ना? महारानी के हाथ में आ गया, ठीक है, क्राउन के हाथ में। और 1858 से 1947 तक जो शासन हुआ वो महारानी शासन हुआ। मतलब सीधे तौर से क्या हो गया? भारत पर महारानी का शासन हो गया। तो इसको आप दो फेज में यहां पर समझने का कोशिश करेंगे कि ये यहां पर किस तरीके से चीजें हुई थी। ओके, क्लियर है? तो ये तो बेसिकली एक रूपरेखा है, ड्राफ्टिंग है। ठीक है, अब चूंकि आपको देखना है आधुनिक काल, है ना, कि आधुनिक काल की शुरुआत बेसिकली कहां से और कैसे मानी जाती है और किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको समझना भी है और इस पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। यहां तक सब लोग लिख लिया ना? चलिए, अब देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल के आगमन का संकेत तो भारत में यूरोपियन कंपनियों ने दे दिया था, जो यूरोप से कंपनी सब आई थी। ठीक है, आधुनिक काल को समझने से पहले थोड़ा सा आप इसको शताब्दी को समझिए। आधुनिक काल शुरू कब से हो रहा है और क्यों भारत गुलाम हुआ और कैसे गुलाम हुआ। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि इतिहास केवल इतना नहीं है कि इस डेट में ही हो गया, इस डेट में हो गया, वो आपके लिए आसान है, आप किताब पढ़ के याद कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये घटनाक्रम हुआ तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों हुआ था, सारी घटनाएं ये चीजें हुई थी। तो आप देखेंगे कि हमने कहा कि 1757 से आधुनिक काल या 1707 से आधुनिक काल शुरू होता है। तो आप कुछ सेंचुरी नोट कीजिए, आज से आपको समझने में बड़ा सुविधा होगा। 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी,
19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। अब देखिए 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो ये कब से कब तक की बात हो रही है जी? बिल्कुल 1700 से 1799। ठीक है। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो कब से कब तक की हो रही है? गुड। 20वीं की हो रही है तो ठीक है। अब देखिए मैटर को समझिए। औरंगजेब मरा 1707 में, यानी कि किस शताब्दी में मरा है? 18वीं में मरा है। 18वीं के प्रारंभिक समय में ही मर गया है। ठीक है। मुगल में जो बादशाह थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब ताकतवर बादशाह थे और इस समय भारत गुलाम नहीं बन पाया था। और आप थोड़ा सा ये समझिए कि जो कंपनियां आई थी मुख्य तौर पे पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनिश, स्वीडिश। ठीक है। मुख्य तौर पे ये 4 कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज तक इसी 4 से सवाल बना है, आगे भी इसी 4 से बनेगा। डेनिश, स्वीडिश से आज तक सवाल नहीं बना है, किसी भी कमीशन में, किसी भी आयोग में, कहीं पर भी आज तक नहीं बना है। ठीक है। तो पीडीबीएफ, ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पीडीबीएफ ये कंपनी के आने का क्रम है। पीडीबीएफ, पी से पुर्तगाल, डी से डच, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस। पीडीबीएफ है ना, पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, फ्रांस। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कंपनी के आने का सही क्रम, सही क्रम क्या है कंपनी के आने का? तो सही क्रम यही है। सबसे पहले पुर्तगाल आया 1498 में, फिर डच आया 1595-96 में, फिर ब्रिटेन आया 1600 में, फिर फ्रांस आया 1664 में। तो यही क्रम है सही आने का। ठीक है। क्या 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, और उससे पहले ही पहला जो अंग्रेजी यात्री था जॉन मिल्टन हॉल, वो अपना जहाज लेके आ चुका था। ठीक है। तो क्या 1498 है, 1595-96 है, 1600। ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा भाव भी समझ लीजिए कभी कभी भाई, है ना। चलिए ओके। तो ये देखिए, ये कंपनी के आने का सही क्रम है। पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटेन, है ना, और फिर फ्रांस। 1498 में पुर्तगाल, 1595-96 में डच, 1600 में ब्रिटेन और 1664 में फ्रांस। पीडीबीएफ ऐसे याद रखना, पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, फ्रांस। ये कंपनी का भारत आने का सही क्रम है। ठीक है। कंपनी स्थापना का क्रम, ये भी कोई पूछ रहा है कंपनी स्थापना का क्रम बताइए, तो ये कंपनी आने का है। कंपनी आने का पीडीबीएफ, पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे सही क्रम में कंपनी आई है। कई पूछे कि कंपनी स्थापना, यानी कंपनी सब जो स्थापित हुआ वो कैसे स्थापित हो, उसका सही क्रम क्या है? तो देखिए, पी और एफ अपना जगह पर रहेगा, डी और बी का जगह बदलेगा। पी के बाद आ जाएगा बी, अब बी के बाद आ जाएगा डी, है ना। कंपनी स्थापना में हो जाएगा पीबीडीएफ, पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, फ्रांस। ये वाला जो क्रम है ये कंपनी स्थापना का है। कंपनी स्थापना का क्रम है। ये वाला क्रम क्या है? कंपनी स्थापित हुई। सब लोग को समझ में आ रहा है ना जी? किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? ये पीडीबीएफ ही कंपनी स्थापना, ऐसे कंपनी स्थापित हुई। पहले पुर्तगाल, फिर ब्रिटेन, फिर डच और फिर फ्रांस। ठीक है। ऐसे कंपनी आई, पहले पुर्तगाल की कंपनी, फिर डच की कंपनी, फिर ब्रिटेन की कंपनी और फिर फ्रांस की कंपनी। ठीक है। तो ये कंपनी आने का क्रम है, ये कंपनी स्थापना का क्रम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए 1498 अगर ये बात है तो 21 शताब्दी का बात है जी, 15वीं शताब्दी का बात है, जब भारत में दिल्ली सल्तनत में का शासन था, लोधी वंश शासन कर रहा था। 1595-96 ये कौन सा है? 16वीं सदी है। ये देखिए, ये कंपनी जब आई है तो भारत में मुगल वंश का शासन है, अकबर शासन कर रहा है। अकबर का शासन का काल है 1556 से 1605,
यानी इस समय अकबर शासन कर रहा था देश में, तभी कंपनी आई थी। उसके बाद ब्रिटेन 1600 ईस्वी, अकबर ही शासन कर रहा है देश और ये कंपनी आई है। 1664 अकबर यहां पे शासन कर रहा है औरंगजेब और फ्रांस की कंपनी आई है। ठीक है, इस फेज में आप कहीं कोई ऐसा घटना बताइए जहां पर लगे कि लोग देश को गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है? कहीं नहीं। व्यापार करता था, व्यापार में जाली काम जरूर करता था कि किसी तरह से हमारा व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित हो जाए, लेकिन कभी भी भारत को गुलाम बनाने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि पता था कि भारत का शासक सब क्या है, मजबूत है। अगर कुछ भी करने जाएंगे तो हालत खराब कर देगा। औरंगजेब 1686 में हुगली नदी के तट पर रगेद रगेद के मारा था। रगेद समझ तो गोवा में सब होता है, रगेद मैंने भगा भगा के, भाग तू हम तोरा मार लो, पूरा मार मारा अंग्रेज सबको। बाद में सब हाथ जोड़ दिया कि हमरा व्यापार करने दीजिए, हम कोई गलती नहीं करेंगे अब। तो फिर ठीक है, तो खाली व्यापार करेगा तो चुपचाप रहो, बाकी कोई तुमको ज्यादा एक्टिविटी करने का असर नहीं देंगे। ठीक है, तो इस समय तो मध्यकाल चल रहा था, सब लोग व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन आप आ जाइए 18वीं शताब्दी में, यहां पर क्या हुआ कि मुगल वंश कमजोर हो गया। तो जब आप कमजोर होते हैं ना, तभी आपका शत्रु आप पर हमला करता है। अगर आप ताकतवर हो तो कोई आपका शत्रु आप पर हमला नहीं करेगा, है ना। आप कमजोर होंगे तभी आप पर हमला होगा। तो यहां पर इसको जो है सो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ये किस प्रकार से चीजें यहां पर हुई है। ओके, अब आप देखेंगे कि यहां पर जिस तरह से चीजें हुई हैं, ठीक है, जिस तरीके से चीजों को यहां पर ये किया गया है, तो यहां क्या हुआ। अब ये फेज क्या है? ये फेज है भारत के लिए राजनीतिक पतन। क्या हो गया? पॉलिटिकल डाउनफॉल। औरंगजेब मर गया, और औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के 3 बेटे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। औरंगजेब के 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। तीनों को फोन गया, फोन नहीं गया, उस समय फोन तो नहीं था, घोड़ा वोड़ा गया होगा, सूचना दिया कि भाई पिताजी गए, है ना, अब्बू चले गए, तो अब क्या करना है भाई? तो अब तो भाई जाके भाई वो लोग का जो रस्म होता है ना, वो मिट्टी उट्टी डालने का, तो तुम्हें जाना है। ये पगला तीनों में से कोई नहीं आया। मुअज्जम अफगानिस्तान में था, आजम अहमदनगर में था, और कामबख्श बीजापुर में था। और तीनों जगह से घोषणा कर दिया कि हम हैं मुगल बादशाह। कोनो की बात की चिंता नहीं कि बाबूजी गए लोग है, थोड़ा पहले उसका नित्य क्रम जो भी उसका है उसको कर ले, और करने के बाद हम अपना करेंगे जो करना होगा। कुछ नहीं, अपने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। तो एगो मुगल साम्राज्य, तो राजा एक ना होगा जी। तो इसमें जो मुअज्जम था, मुअज्जम में सबसे योग्य था, है ना। तो ये मुअज्जम जो था, ये अपना दोनों भैया को मार दिया, है ना। ये आजम को भी मार दिया और कामबख्श को भी मार दिया, मार के दोनों को निपटा दिया। आज दोनों को निपटा करके 65 वर्ष के एज में बुढ़वा हो चुका था पगला, है ना, तब वो राजा बनना था। 65 वर्ष के एज में ये मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ही यहां पर बादशाह बना। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट, मूल नाम था मुअज्जम। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ही शासक बना। ठीक है, एक इतिहासकार है, उसका नाम है सर सिडनी ओवन। सर सिडनी ओवन, सर सिडनी ओवन कहता है कि उत्तर मुगल शासक, देखिए औरंगजेब के बाद से जो भी मुगल बादशाह हुए, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जफर, ये सब शासक हैं जो 1707 से लेकर के 1857 तक मुगल बादशाह रहे थे। इन सबको कहा जाता है उत्तर मुगल शासक। उत्तर मतलब कि अब कहानी खत्म होने जा रहा है ना। उत्तरकांड, रामायण मतलब ना उत्तरकांड सबसे अंतिम का कांड है। कहीं भी अगर उत्तरकांड हो रहा है तो समझिए कि मैटर अब क्लोज होने जा रहा है। ठीक है, तो ये लोग उत्तर मुगल शासक थे, सबके सब कमजोर और सबके सब निकम्मा। तो यही कहता है कि उत्तर मुगल शासक में से किसी के बारे में अगर कुछ अच्छा लिख सकते हैं तो एक ही आदमी है, उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। बाकी सब का सब अयोग्य है। अयो ज्यादा दिन तक शासक रहा नहीं, 1707 से 1712, 12 में मर गया। इसके मरने के बाद जहांदार शाह शासक बना था। ठीक है, और
सब के सब निकम्मे ही थे। अब ये सब स्थिति कौन देख रहा था? बाहर से ये सब कंपनियां सब आंख नजर बैठा के देख रहे थे कि भारत में हो क्या रहा है। अब देखा कि ये तो सब आपस में कमजोर हो गया, और जब कमजोर हुआ तो आपस में लड़ने लगा सब, और जब लड़ने लगा तो भी सोचा कि अब समय आ गया कि भारत को हम गुलाम बना ले, भारत को गुलाम बनाने की कोशिश करे। तो आपसे प्रश्न ये पूछा सकता है कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले हस्तक्षेप करने वाली कौन सी विदेशी कंपनी थी? फ्रांस। गुड, सबसे पहले फ्रांस ने हस्तक्षेप किया था, सबसे पहले फ्रांस हस्तक्षेप किया। फ्रांस का एक गवर्नर आया था डुप्ले, और डुप्ले सबसे पहले भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और जब डुप्ले हस्तक्षेप करना शुरू किया तो जो ब्रिटेन जो था इसको लगा कि यार अगर भारत में शक्तिशाली बन गया तो सबसे पहले हमारा मैटर क्लोज कर देगा, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम भी इंटरफेयर करते हैं। ये दोनों करना शुरू किया मुख्य तौर पे, और ये सब की कंपनियां कर रही थी, लेकिन इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन अब आपके सामने एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए या बनना चाहिए कि भाई कंपनियां तो बहुत सारी आई है ना, लेकिन इसमें शासक ब्रिटेन ही क्यों बन पाया? ब्रिटेन के पास ऐसी क्या खास बात थी कि ब्रिटेन शासक बन गया? पुर्तगाल जो सबसे पहले आया और सबसे लेट से गया, 1498 में आ गया और 1961 के बाद गया। सबसे पहले आए और सबसे बाद में, और सबसे कम क्षेत्र में शासन किया। हा? लीडरशिप क्वालिटी। देखिए देखिए, पहला बात तो ये है कि भाई इस जो कंपनियां आई थी, पुर्तगाल पहले आया था, लेकिन ये अपना सेंट्रलाइज करके नहीं कर, मतलब कहता ना कि भाई ध्यान दे करके काम नहीं कर पाया इंडिया में। उधर अमेरिका भी मिल गया था, तो इसका फोकस अमेरिका पे भी हो गया था पुर्तगाल का, ये अमेरिका की तरफ भी इंटरेस्टेड था। और पुर्तगाल आने के साथ ही भारत के धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप कर दिया। इससे भारत के लोग इससे जुड़ते उससे पहले ही अलग होने का सोचने लग गए, है ना। अब किसी से आप जुड़ रहे हैं तो जब जुड़ते हैं तो ना बात बनाते हैं पूरा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जितना ही खाली दिख रहा है हमरे है, कहला इंप्रेस करने के लिए सामने वाले को। अरे अरे तुम कह दो तो चांद ला देते, भले टाइम पर सब्जी आए चाहे नहीं आए, लेकिन कह देंगे चांद ला देंगे। अब ये सब बतवा से क्या होता है, ये सब बतवा से आदमी सब अट्रैक्टिव हो जाता है, ये सब पगला आदमी सब होता है जी। अब आगे आप पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, आर्टिकल 21 जब पढ़िएगा तो वहां पे है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जिसमें निजता का अधिकार है ना, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी भी वर्तमान में मूल अधिकार बन गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, है ना। तो अब क्या है कि जब इस तरह का चीज यहां पर होता है तो कोर्ट को आप देखिएगा, जो कोर्ट है वो क्या कहता है। जब राइट टू प्राइवेसी का मैटर हुआ था तो इसमें क्या था कि दिल्ली के कपल थे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मध्य रात्रि में जो पत्नी थी वो मोबाइलवा चला रही थी, टक टक 2-2:30 बजे राती खानी, है ना, व्हाट्सएप पर चैट कैले है धर के एकदम पूरा। अब बगल में पति सुतल है बेचारा, अब इसको टक टक का मैसेज आया, उठ गया और बोला क्या कर रही हो जी? बोले क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल चला रहे हैं 2 बजे रात को, हम यहीं पे हैं। ऐसा कौन सा गंभीर मुद्दा हो गया तुम एक और से सॉल्व करवा रही हो भाई? हमारा बता, लाओ फोन देखा, और पॉलिटी पढ़ ली होगी बढ़िया से लगता है। वो कह दी कि हम नहीं देंगे मोबाइल। बोले क्या नहीं देंगे? बोला मोबाइल हमारा पर्सनल चीज है, निजता का अधिकार है, मोबाइल कैसे हम दे दें तुमको भाई? मोबाइल नहीं देंगे, ऐसे बोलो क्या बात है? तो बोला कि नहीं अब हमको तुम्हारा मोबाइल देखना है। अब आप देखिए कोई चीज से आप कहिए किसी आदमी से कि तुम हमको दिखाओ, और जब नहीं दिखा ना तो और उत्सुकता बढ़ता है ना, क्यूरियोसिटी और बढ़ता है कि अरे ऐसा कोई ना कोई तो बात है कि नहीं दिखा रहा है। अब वो लगा लड़ने, अब दोनों जाकर के भोर में मतलब मारपीट तक का नौबत आ गया। वो पत्नी जाके कंप्लेन कर दी थाना में कि हमरा मार लो कर लो, मोबाइल देखा तो और मरबो। भाई अब वो कहा कि देखिए, तो दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी हम मार नहीं रहे हैं,
हम इतने चाह रहे हमको मोबाइल खाली दिखवा दीजिए, हम बहुत टेंशन में कल से, काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है। बोला क्या है भाई? तो बताइए हम चल जाएंगे काम पर, फोनवा से दिक्कत ना हो जाएगा? तो बोले तो क्या कर, तो बोला हमको फोनवा तो नहीं दिखवा दीजिए। तो दरोगा जी बोले कि फोनवा दे दो, दिखा दो। बोले नहीं, कैसे दिखा दे? मोबाइल मेरा पर्सनल चीज ना है जी, कैसे दिखा दे आप? मतलब इसे कर है नहीं, ये दिखाए। अब मैटर बहुत गंभीर हो गया, मैटर गंभीर हो गया। ये मैटर दिल्ली हाईकोर्ट गया, ठीक है, सोचिए, हाईकोर्ट चल गया। हाईकोर्ट में जज साहब बोले भाई क्या दिक्कत है तुम लोग को? तो फिर बोला हुजूर मोबाइल हुआ। तो बोले कि मोबाइल के लिए इतना देर से घूम रहे हैं, अभी तक कोई मोबाइल हमको नहीं दिलवा पाया। अब वो जीदे पर ठीक है, नहीं ये दिखाएंगे, तोरा जो करना करो। अब कोर्ट बोला कि यार देखिए, अब कोर्टों से कह दी कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है, और आप हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप जा नहीं सकते, याद रखिएगा, है ना। केस पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 का मामला है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, और मोबाइल से ज्यादा प्राइवेसी कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये मोबाइल बड़ा चीज है, हम किसी से बतियाएंगे कुछ भी, क्या है, शादी ना किए हैं थोड़ा ना हम मतलब बधुआ मजदूर हैं कि हमारा मोबाइल लेके ई करेंगे, हम नहीं दिखाएंगे। भाई अब कोर्टों के मुंह बंद कर दियो। अब कोर्ट कहा कि देखो भाई हम तो मोबाइल तुमसे नहीं दिखवा सकते हैं, अब इसका भाई पर्सनल मैटर है, अब बोलो तुम क्या कहते हो। तो वो बोला कि सब नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करें? तो बोले कि तुमको अगर बहुत दिक्कत है ना, तो इस आधार पर तुम अलग हो सकते हो, लेकिन तुम इनके मर्जी के बिना इनका फोन नहीं चेक कर सकते हो। अब ऐसा वर्डिक्ट आया तो बेचारा को अलग होना पड़ा, तलाक लेना पड़ा। तो वो लेकिन वो जब तलाक लिया ना, तो पूरा भारत के पुरुष सबका वो कल्याण करवा के गया। वो कल्याण क्या करवा, कहा कि जब हर मैटर में जब बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ पर हमको फोन नहीं दिखवाई। तो एगो कानून था अंग्रेजों के समय का हमारे देश में, उसको कहते थे एडल्ट्री एक्ट। कोई चीज ना इंग्लिश में सुनने में अच्छा लगता है, हिंदी में एकदम घटिया लगता है। अब कोई हिंदी में एकदम अच्छा लगेगा, इंग्लिश में खराब लगेगा। अब से केकरो कह दे कि तू दलाल है, और भाई मारपीट कर देगा, नहीं कर देगा, पत्थर फेंक देगा, दलाल बोल दिया हमरा। आप कहे कि तुम ब्रोकर हो यार, अब उसको लगा बड़ा अच्छा बात बोला है। बतवा तो वह ना है जी, है। अब किसी को कह दी कि तुम बहुत बड़ा चोर है, तो कहेगा हमको चोर बोल दिया। अब वह कहे कि चोर नहीं है, तू बैंकक्रप्ट है, उसको लगा बहुत अच्छा बात बोल दिया हमको। लेकिन बैंकक्रप्सी का भी मतलब वही है ना, बतवा एक है लेकिन ये है। तो उसमें एडल्ट्री है। हिंदी में उसके लिए प्रावधान था, आईपीसी में सेक्शन था 497, उसको कहते थे हिंदी में बेविचार, मतलब कि गलत आचरण, ठीक है। उसको कहा जाता था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, मतलब कि विवाह के पश्चात भी अगर आपका कहीं कोई मैटर चल रहा है, वही था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो उसमें क्या मैटर था, उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि देखिए, अगर शादी के बाद पुरुष का कहीं कोई मैटर चल रहा है, ये बात अगर पत्नी को मालूम चल गया और अगर कंप्लेन कर दी, तो पुरुष महोदय का जे दुर्गति होगा, अब फिर वह समझेंगे, और उसके बाद से अलगो होगी, और बाद से पैसों देव पड़तो, है ना, सब सारा कर्म। अब तो ये तो एक एंगल ना है, अभी दूसरा एंगल सुनिए। उसी कानून में भी प्रावधान था कि अगर ऐसा ही मैटर कोई महिला का हो, अब पुरुष को पता चले और वो कंप्लेन कर दे, तो उसमें था कि समझा बुझा देना है, गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये जो दिल्ली वाला आदमी था ना, वो बोला कि अब इसको हम ठीक करवाएंगे। अब वो कहा कि या तो इसमें दोनों को सजा कर दे दीजिए, या तो इसमें दोनों को सजा दीजिए, या तो इसमें दोनों को सजा दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। तब कोर्ट से पूछा कि भाई ऐसा क्या है बात है, इस तरह का प्रावधान क्यों है? तो आप देखिए, अब समझिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। महिलाओं के साथ एक समस्या तो रहती है, क्या रहती है, महिलाएं इमोशन से थोड़ा ज्यादा सोचती हैं। इमोशन है ना, माने भावना, मतलब घर में माओ को भी आप देखते होंगे, हमारी माँ लोग को अगर कोई आ जाए और कह दे कि आपका बेटा का कल नौकरी हो जाएगा, है ना, 200 रुपया का कथा कहवाइए था, तुरंत और तुरंत वो पैसा निकाल के दे देगी। वो नहीं सोचेगी, उनको नहीं पता कि वो पढ़ नहीं रहा है, बेचारा घूम रहा है, तो कथा से थोड़ा ना उसका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं। तो क्या करेगी, पैसा दे देगी, पैसा दे देगी, और यहां पर क्या हो जाएगा कि थक के लेके चल गया। इमोशनली सोचती है। तो कोर्ट भी मानता था, उस आदमी ने उसको मैटर को ठीक करवा दिया कि भाई महिलाएं थोड़ा इमोशनली ज्यादा होती हैं, वो दिमाग बाद में लगाएंगी, पहले वो अपना मतलब भावना लगा देंगी। अब भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेंगी तो दिक्कत हो जाता है।
तो आप देखते हैं जैसे जल्दी क्या होता है, जब ठगने वाला सब आदमी सब होता है, जो लड़का सब चाहे पुरुष सब, क्या कहेगा सबसे पहले? कोई महिला से लड़की से बात करना शुरू किया तो सबसे पहले क्या कहेगा? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। पहले यहीं से शुरू करेगा, नहीं करेगा? अब ये बात कह दिया ना, और वो हो जाएगी खुश पूरा, और हमरा कहलो कि बड़ा अच्छा लग। अरे इसमें कौन सा खुश रहने का बात है भाई? हम लड़कों को, हमको कोई बोल दे ठीक है, हम तो घर से देख के आए कैसा लग रहे थे, हैं? हमारा बढ़िया, हमारी माँ बचपन से बोलती थी कि हम अच्छा है चाहे खराब है जो भी है। दूसरा आदमी के बोलने से कोई फर्क पड़ता है जी? लेकिन कुछ महिलाओं के साथ दिक्कत हो सकती है। कोनो देखिएगा, जितना जो गलत इंटेंशन वाला सब होगा ना, पहले आपका चर्चा करेगा, तारीफे करेगा, पूरा आपके बारे में कहेगा, अरे आप तो ऐसे, आप तो वैसे, आपके जैसा कहीं देखा नहीं। आप सुन सुन करके एकदम पूरा भाव विभोर हो रहे हैं, अरे क्या बात कह दिया, और उसको याद कर करके एकदम पूरा सोच जा रहे हैं। इस चक्कर में क्या हो जाएगा? यह चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, ऐसे में ही शोषण हो जाएगा। यही कोर्ट कहता था कि भाई वहां पर शोषण हो जाता है, और सही में मतलब कि वो भावनाएं प्रबल होता है, तो भावनाओं के आधार पर डिसीजन होता है, इसलिए होता है। अब पुरुष सबके साथ क्या ना कि सब भावना तो है, ठीक है, ये दिमागवा पहले लगाता है। अगर लड़का को क्या कहेगा ना कि ऐसे बात है, तो पहले 50 बार सोचेगा कि हमको कहला ऐसे कह रहा है, हमारा तारीफ किया तो कहला तारीफ किया, हमसे कौन फायदा लेने वाला है, ऐसे सोचेगा पहले। अब 50 बार सोच करके तब अगला डिसीजन लेगा। इधर क्या होता है, तारीफ कर दिया, अब 5 दिन वह सोच रहे हैं क्या तारीफ किया था, कैसे बोल। यह चक्कर में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इसलिए कोर्ट, वहां तक आईपीसी में सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन ये दिल्ली का आदमी अपने तो भुगत किया, उसके बाद कहा कि या तो आप दोनों को सजा दे दीजिए, नहीं तो दोनों को फ्री कर दीजिए। तो उसी बात, ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 2019 लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री को इंडिया में कैंसिल किया जाता है, मतलब उस कानून को ही 497 को खत्म कर दिया गया, हाँ हटा दिया गया, 497 को हटा दिया गया। तो 497 को खत्म कर दिया गया, तो 497 को खत्म कर दिया गया, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब मत समझिए, है ना? तो इसका हाँ मतलब इसमें कि दोनों में से किसी को सजा नहीं होगा, किसी को सजा नहीं। हाँ हाँ, दोनों चाहे तो अलग हो सकते हैं, इस आधार पर दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं होगा। तो ये तो मतलब देखिए, तो कानून इसलिए नहीं बना है कि आप कुछ गलत कीजिए, कानून तो इसलिए बना है ताकि हर आदमी की स्वतंत्रता का रक्षा हो सके, हर आदमी के चॉइस का रक्षा हो सके, लेकिन अधिकार के साथ साथ आदमी को कर्तव्य का भी ध्यान रखना है कि अधिकार है तो राइट टू प्राइवेसी तो है, फंडामेंटल राइट है। 497 खत्म हो गया। हाँ हाँ, उसी मैटर से खत्म हुआ। हाँ, उसी मैटर से मतलब 497 अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और देखिए, एक सवाल पूछा गया था, साधारण सा सवाल है, किसी से भी पूछा सकता है कि विवाह करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। हाँ, तो ये तो अब विवाह भी क्या है, सबसे निजी चीज है ना, सबसे निजी चीज है, तो इसलिए क्या है, निजता के अधिकार के अंतर्गत है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी के तहत है कि भाई आपको जो है सो अपना अधिकार के तहत विवाह कर सकते हैं। और फंडामेंटल जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आप पढ़िएगा कि आर्टिकल 32 है कि अगर आपका मूल अधिकार कोई आपसे छीन रहा है तो आप 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि भाई नहीं, तो 32 का सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं, 226 हाई कोर्ट है, लेकिन देखिए 32 और 26 में अंतर है, 226 कमजोर है, अब 32 स्ट्रांग है। 26 अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है, अब 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। 32 का जाइएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट बिना लेट लतीफ किए देखेगा और सुनेगा मैटर को, नहीं सुनेगा तो माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। अब 226 हाई कोर्ट जाएगा ना तो कह देगा कि सुनेंगे अगला महीना, है ना, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट उसके यहां नहीं है ना। तो ये दोनों में तो इसलिए 32 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये मतलब कोई भी समस्या अगर कहीं पर भी जन्म लेता है तो अयोग्यता से जन्म लेता है ना। अगर योग्यता रहे तो समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है कि सर सिडनी ओवन के द्वारा यह बात जो है सो कहा गया था कि सब के सब अयोग्य थे, और इन्हीं के अयोग्यता के वजह से यह कंपनी जो केवल भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ये भविष्य में भारत में क्या बन गई, शासक बन गई।
है ना, क्योंकि शासन तंत्र का अभाव था। तो एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए पहले कि भारत में पहले हुआ राजनीतिक पतन, है ना, क्या हुआ, पॉलिटिकल डाउनफॉल, पहले हुआ राजनीतिक पतन, और राजनीतिक पतन जब हुआ तब हो गया भारत गुलाम, क्योंकि पतन होगा तभी आप गुलाम होइएगा, ठीक है। और जब भारत गुलाम हुआ तो यहां पे हुआ सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। जब इस फेज में आप आइएगा तो पढ़िएगा राजा राम मोहन राय 1829 सती प्रथा का अंत, इसी में पढ़िएगा 1856 विधवा पुनर्विवाह, 57 की क्रांति, ठीक है, इसी में पढ़िएगा 1871 का नेटिव मैरिज एक्ट, विवाह करने का उम्र सब निश्चित किया गया। तो इस फेज में हुआ समाज सुधार। दयानंद सरस्वती को पढ़िएगा, ब्रह्म समाज को पढ़िएगा, आर्य समाज को पढ़िएगा, है ना, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, है ना, क्रिश्चियनिटी में, सिख में, पारसी में, सब धर्म में सुधार इसी फेज में पढ़िएगा, इसी फेज में हुआ था। तो पहली बार राजनीतिक पतन, और राजनीतिक पतन का रिजल्ट हुआ कि भारत हो गया गुलाम। अब भारत को आजादी की लड़ाई लड़नी थी, तो आजादी की लड़ाई आप तभी लड़ पाएंगे जब आप अपने यहां की बनाई गई बेड़ियों से लड़े। तो हमारे यहां इतना दिक्कत था कि पहले हम लोग अपने कुव्यवस्था से लड़े, और वो कुव्यवस्था था ये फेज। इसी फेज में हुआ सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, बलि व्यवस्था, नर बलि, पशु बलि, विधवा विवाह, है ना, प्रथा, इस सब चीज को हम लोग खत्म किए, और तब एक जागरूकता लाए पूरे देश में। और जागरूकता जब आ गया तब आया 20वीं शताब्दी, और ये फेज है राष्ट्रीय आंदोलन का। और इसी फेज में शुरू हुआ नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट का रिजल्ट हुआ कि इसी फेज में आप देखते हैं कि 1947 में भारत आजाद हो जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना कि क्या है, इसी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और चीजों को समझना है, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई समस्या, ये सारी बात समझ में आई ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे, और प्रयास करेंगे कि कल से दोनों ही क्लास लगे, ठीक है, हिस्ट्री की भी और पॉलिटी की भी, ठीक है। हाँ, बात समझ में आया ना, हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग यही सब बात करेंगे। हाँ, तो ये आपको इंट्रो था, ठीक है, कि आप इसको इंट्रो समझ लीजिए ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ जी, क्या ये इसी में आएगा, इसी में आप, है ना, इसी में पाएगा, क्योंकि देखिए समाज में सुधार तभी होगा जब शिक्षा सुधरेगा। बिना एजुकेशन के कैसे आप सुधार का बात करेंगे, समझदारी तो शिक्षा से आएगी ना। इसी फेज में आप पढ़ेंगे शिक्षा सुधार, ठीक है।